स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी फिजिक्स की 5वीं क्लास है, जिसमें कि हम लोग अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि मोशन चल रहा था उसे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। उसके बाद हमने गति के समीकरण के बारे में पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के 3 नियम जो थे उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं और आज की क्लास ख़त्म करके हम अपना चैप्टर भी ख़त्म करेंगे पहला, जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो डालो दोस्तों हेडिंग न्यूटन के गति के नियम। क्या है? न्यूटन के गति के नियम। कुछ ज़्यादा नहीं है, आसान ही है, नॉर्मल पढ़ना है हमें इसमें। न्यूटन के गति के नियम, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों देखो, न्यूटन के जो गति के नियम है वो कितने हैं? अब सबको पता होगा वो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें जानना है। मेनली हमें दोस्तों इनके बारे में जानना क्या होता है कि कौन सा बल क्या बताता है, दूसरी बात कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है। मेन तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने हैं। तो पहला जो नियम है न्यूटन का, उसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम बोला जाता है? जड़त्व का नियम। पहला जो न्यूटन का नियम है वो कौन सा है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा जो हमारा है दोस्तों वो है हमारा वास्तविक लॉ। जो सेकंड लॉ है हमारा, जो हमारा सेकंड लॉ है उसको बोला जाता है वास्तविक नियम। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोल सकता हूँ रियल लॉ। ठीक, और जो तीसरा नियम होता है हमारा दोस्तों, उसको जो हम नाम देते हैं उसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो दोस्तों आप लोग। ठीक है, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तीनों नियम क्या क्या बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो जड़त्व का नियम है, जो पहला नियम है, अगर मैं इसको यहीं पे लिखना चाहूँ शॉर्ट में, तो हमें ये बताता है, बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा। बल की परिभाषा देता है। क्या देता है? बल की परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का जो पहला नियम है, जिसे कि हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि बल की परिभाषा क्या है। इस नियम से हमें क्या पता चलता है कि बल की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो दूसरा नियम है वो हमें क्या बताता है दोस्तों? ये बल के मान के बारे में बताता है। बल का मान बताता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स को बताता है, ये डिफाइन करता है। ये वाला वैल्यू ऑफ फोर्स बताता है। वैल्यू ऑफ फोर्स मतलब कितने न्यूटन का बल लगा, ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा? दूसरे नियम से। ठीक, और जो तीसरा नियम है दोस्तों हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि बल सदैव जोड़े में कार्य करता है। जोड़े में कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? जोड़े में। फोर्स ऑलवेज एक्ट एज फोर्स
ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, एक्ट्स एज पेयर या एक्ट्स इन पेयर, ठीक है। तो ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, तो ऑलवेज फोर्स जो है हमेशा जोड़ों में कार्य करता है, ठीक है। फोर्स जो है हमेशा जोड़े के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग, अभी इसको डिफाइन करेंगे हम, एक एक नियम को पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस चीज़ को देखो, अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले दोस्तों जड़त्व का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये कौन सा नियम है? पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम है जिसको बोला जाता है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब दोस्तों देखो इस नियम में होता क्या है, आपने बहुत बार बस में सफ़र किया होगा, ठीक है। अब जब बस में सफ़र करते हो तो आप कई बार आपने देखा होगा, मान लो आप खड़े हुए हो बस में, बस चलने जा रही है, ठीक है। आप खड़े हुए हो, अचानक से आप बातें कर रहे हो, अचानक से बस रुक गई, तो क्या होता है कि आप बस के साथ आप ऐसे खड़े हो आराम से मस्ती में, बस रुक गई, आप आगे की तरफ चले गए, क्या हो गया? आप आगे की तरफ झुक गए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसकी वजह से होता है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम की वजह से। अभी मैं समझाता हूँ और भी। दूसरी बात दोस्तों, मान लो आप बस में बैठे हुए हो, बातें कर रहे हो, या ट्रेन में बैठे हुए हो, अचानक से बस या ट्रेन आगे की ओर चल दे, अचानक से बस या ट्रेन आगे की ओर चल दे, तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो, देखा होगा आपने, ठीक है। मेट्रो में आप लोग सफ़र करते हो, आपने देखा होगा, तो मेट्रो में ऐसा ही होता है, मेट्रो रुकी होती है, अब बातें कर रहे हो दोस्तों के साथ, अचानक से मेट्रो चल दी, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, इन सबका कारण क्या है? इस सबका कारण है जड़त्व का नियम, ठीक है, यानी कि जड़त्व के नियम के अंदर ये सब घटनाएं आती हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों? देखो जड़त्व है क्या एक्चुअल में? जड़त्व यानी कि इनर्शिया, किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अवगुण होता है। अवगुण कह सकते हो, गुण कह सकते हो, आपकी इच्छा है। एक गुण होता है कि वो क्या करती है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। कहने का मतलब, अगर मैं सो रहा हूँ और मुझे कोई उठाएगा तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं सोता रहूँ, ठीक है, उठूँ ना। कोई दूसरा बंदा है जो काम कर रहा है, दौड़ रहा है, तो एक फ्लो होता है हर चीज़ का, उसी को बोला जाता है इनर्शिया। मतलब हर वस्तु अपनी स्थिति या अपनी जो उसकी कंडीशन है, अपनी स्टेट परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, स्टेट परिवर्तन का विरोध। जैसे मान लो कि एक कार खड़ी है, तो उसमें हम धक्का मारते हैं, तो वो कार तुरंत क्यों नहीं चलती है, जस्ट क्यों नहीं चलती? क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, वो भी अपनी स्टेट परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। वो कहती है मुझे नहीं जाना आगे, लेकिन आप क्या करते हो? धक्का मारते हो, जबरदस्ती उसके आगे चलाते हो। तो जड़त्व क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह अवगुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। कोई भी वस्तु अगर अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, अपनी स्टेट चेंज करने का क्या करता है? अपोज करता है, तो उसको ही उसके इस गुण को बोला जाता है जिसके कारण वो अपोज कर रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। उसी गुण को बोलते हैं क्या? जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह अवगुण, किसी वस्तु का वह अवगुण जिसके कारण किसी वस्तु का वह अवगुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का, अपनी अवस्था कह लो या स्थिति परिवर्तन का, ठीक है, अवस्था कह लो, स्थिति कह लो, अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इतनी बात समझ को आ रही होगी सबको, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके आगे देखो,
अब दोस्तों जड़त्व यही है, जड़त्व का नियम यही है। जड़त्व का नियम ये कहता है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि हर वस्तु, जड़त्व का नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु को अगर हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो वो अपनी अवस्था के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। और यही नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। यही नियम का कहलाता है जड़त्व का। मतलब अगर कोई चीज़ गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, अगर उसको रोकेंगे तो गति कर, रुकने का जो है, रोकने का तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, उसका विरोध करेगी। वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि मैं गति कर रही हूँ तो गति करती रहूँ, रुकी हुई है तो रुकी रहे। ठीक है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब आप सब लोग हेडिंग डालोगे इसी में, जड़त्व के नियम के उदाहरण। इसको सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, बात भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला उदाहरण जो एग्जाम्स में आते हैं, अब हम वहीं पर जा रहे हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है, रुकी हुई बस का, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना या गिरना, जो भी आप कहना चाहो, झुकना या गिरना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों कि जब कोई बस रुकी हुई है, वो अचानक से चल दे अगर, तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। आपने बहुत बार बस में सफ़र किया होगा, ट्रेन में सफ़र किया होगा। होता क्या है दोस्तों, देखो मेरी बात समझो। मैंने आपको जब पहला लेक्चर लिया तब आपको बताया था कि रेस्ट और मोशन दोनों ही क्या है, रिलेटिव टर्म है। किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ चल रही है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वही चीज़ कैसी है, रुकी हुई है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि ट्रेन में कोई व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं। पर कोई बंदा उन्हें बाहर से देख रहा है ट्रेन के, तो उनके हिसाब से क्या है, उस आदमी के हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से वो दोनों आदमी क्या है, गति में है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव यानी कि सापेक्ष, निर्भर करता है, किसी के हिसाब से वो गतिमान है, किसी के हिसाब से वो स्टैटिक है। इतनी बात आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई बस चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिरता है। दोस्तों देखो होता क्या है कि हर वस्तु का एक गुण होता है कि अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अब ये बताओ, मैं ट्रेन में हूँ, खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे पैर, या बस में खड़ा हूँ, मेरे पैर है इसके साथ टच में है। अब होता क्या है, मेरे पैर टच में है, अब मेरी पूरी बॉडी रुकना चाहती है कि यहीं रुकी रहे, लेकिन क्या हुआ क्या कि जैसे ही बस आगे की ओर चली तो मेरे पैर क्या हैं, कांटेक्ट में है, तो वो कैसे जाएंगे आगे की ओर, उनके साथ कांटेक्ट में है तो क्या होंगे, पहले मोशन में वो आएंगे। सबसे पहले मोशन में कौन आएगा, पैर आएंगे, क्योंकि वो कांटेक्ट में है, वो आगे की तरफ चलेंगे। और जैसे ही वो आगे की तरफ जाएंगे, अब पैर आगे भाग रहे हैं और मेरा धड़ कहाँ पर है, जो ऊपर का पार्ट है मेरा बॉडी का, वो कहाँ है, पीछे, तो वो पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों, क्योंकि पैर आगे चलेगा और बॉडी पीछे रह गई, तो पीछे की तरफ गिरेगा। तो ये पहला जो एग्जाम्पल है, बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना या गिरना, ये किसका एग्जाम्पल है, जड़त्व के नियम का। दूसरा, चलती हुई या गतिमान बस, जो भी आप समझना चाहो, चलती हुई बस के अचानक, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुकना। अब दोस्तों देखो, इस बात को भी मैं समझाता हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब बस चल रही होती है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ मोशन में होती है, हम भी उसके साथ गति कर रहे होते हैं उतनी ही स्पीड पे। अब क्या हुआ, बस अचानक रुक गई, बस क्या हुआ दोस्तों, अचानक रुक गई। अब दोस्तों ये बताओ, जब बस रुकेगी तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा, बस के साथ पैर है, तो पैर तो रुक जाएंगे, पर बॉडी क्या होगी, पैर रुक गए पर बॉडी क्या है, आगे की तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी, आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि धड़ को नहीं पता है कि रुकना है, वो तो अपनी गति के साथ ही आगे बढ़ेगा, तो वो आगे की तरफ जाएगा जब तक उसके पास रुकने का वो संदेश आएगा, या वो जड़त्व के नियम के हिसाब से वो रुकेगा
तब तक क्या होगा, हम आगे झुक चुके होंगे। तो क्यों झुकते हैं, क्योंकि बस अचानक से रुकती है और हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, जड़त्व के नियम का पालन, यानी कि जिस अवस्था में है उसी में रहने की कोशिश। तो धड़ आगे चला जाता है और पैर पीछे रह जाते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जो तीसरा है, जो एग्जाम्पल आप कह सकते हो, जो मैं कहना चाहूंगा, जब हम क्या करते हैं, चादर को झाड़ते हैं, चादर को झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना, धूल के कणों का अलग होना। अब ये बात देखो दोस्तों, अब ये बात समझना, देखो ये सब आपने पढ़ रखा है, तो फिर भी आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो धूल के कण कैसे अलग हो जाते हैं, झाड़ते क्यों हैं, या जब हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने वाला भी एग्जांपल इसी में आ जाएगा, कपड़े पानी से निकलता है बाहर, क्यों होता है दोस्तों। देखो क्या होता है, जब हम प्यार से चादर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, चादर के अंदर क्या है, धूल के कण है। अब जैसे ही मैंने नीचे किया एकदम से झटके से, तो धूल के कण क्या चाहेंगे कि हम यहीं पर रहें, कहां पर रहें, इस पोजीशन पे। लेकिन अब चादर को कहां ले आए, नीचे। तो जैसे ही चादर नीचे आई अचानक से, तो धूल के कण चाहते हैं हम यहां रहें, चादर नीचे आ गई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग। तो इस वजह से धूल के कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं चादर से झाड़ने पर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो आप ये, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। 3 एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि पेड़ों से फल का टूटना, पेड़ से फल का टूटना, ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों। होता क्या एक्चुअल में, आप बताओ, पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं गया, मैंने पेड़ को हिलाया, ठीक है। अब पेड़ को हिलाने पे क्या होगा, अब मेरी बात समझो, जब पेड़ थोड़ा हल्का फुल्का पेड़ है जिसको मैं हिला सकता हूं, ठीक है, मान लो, तो पेड़ को थोड़ा सा हिलाया मैंने, अब क्या होगा कि पेड़ हिलेगा। फल क्या चाह रहा है, जो फ्रूट है, जो सेब लगा है, जो आम लगा है, जो भी है, वो चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं, मतलब हिलूं नहीं इसी पोजीशन पे, क्योंकि वो जड़त्व के नियम का पालन करना चाहता है, वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है। लेकिन हमने पेड़ को हिलाया तो पेड़ की जो शाखा है वो हिलेंगी। अब वो क्या होगा, पेड़ की शाखा आगे की तरफ भागेगी और फल चाहेगा वहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, उनके बीच में मिसबैलेंस होगा, मतलब एक दूसरे के जो उनका कोऑर्डिनेशन था वो टूटेगा, ठीक है। जुड़ा हुआ था वो आगे भागेगा, फल वहीं जाना चाहेगा, जिससे क्या होगा, फल टूट जाएगा। अगर फल भी बिल्कुल साथ में जाता उसके तो वो नहीं टूटता, लेकिन क्योंकि वो हिल रहा है, वो आगे जाना चाह रहा है, फल वहीं पर है, फल चाहता है मैं यहीं पर रहूं, इसलिए उनके बीच में ब्रेकडाउन होता है, जिस वजह से फल टूट जाता है। तो फल का टूटना भी क्या है, फल का टूटना भी क्या होगा दोस्तों, जड़त्व के नियम का पालन करेगा, जड़त्व के नियम का उदाहरण होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। जड़त्व के नियम में दोस्तों पहले नियम में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरे नियम से पहले हमने बात की थी कि जड़त्व का नियम क्या बताता है, बल की परिभाषा। तो मैं बल की परिभाषा भी बता देता हूं आपको। बल हालांकि सबको पता होगा, यानी कि फोर्स। तो बल क्या है, बल वह है जो किसी वस्तु को रोक दे, चला दे या दिशा में परिवर्तन कर दे, या दिशा में परिवर्तन कर दे, उसे हम बल कहते हैं, यानी कि फोर्स कहते हैं। दोस्तों फोर्स क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसी चीज जो किसी दूसरी वस्तु को चला दे, रोक दे या फिर उसकी दिशा को बदल दे, उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोर्स। दोस्तों ये हो गया आपका खत्म, ठीक है, छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं दूसरे नियम, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो
दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरे नियम को दोस्तों बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, जिसे हम रियल लॉ भी कहते हैं, रियल लॉ, ठीक है, या फिर इसको संवेग संरक्षण का नियम भी बोल सकते हो आप। इस नियम का एक नाम और होता है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, भी कह सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेखीय संवेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए रेखीय संवेग क्या होता है। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसको दोस्तों P से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, P से। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, संवेग। और ये कैसी क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो दोस्तों होता क्या है, इसका मात्रक, यूनिट यानी कि मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, देखो मास का होता है दोस्तों केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो ये आपका मात्रक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मात्रक, केजी मीटर पर सेकंड। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब चलो दोस्तों आगे देखते हैं, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलो अब जो दूसरा नियम है वो कहता क्या है, दूसरा नियम जो हमारा है वो बल का क्या बताता है, आप सबको पता है, वो बल की वैल्यू बताता है, बल का मान बताता है, क्या बताता है, बल का मान। तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, अगर हम कह सकते हैं इस सेकंड नियम में क्या कहता है, सेकंड नियम में कहता है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, या कह सकते हो कि बराबर होता है, ठीक है, कुछ भी बता सकते हो, के समानुपाती होता है। के समानुपाती होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा F एक्सटर्नल, एक सेकंड, F एक्सटर्नल संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, डेल्टा P इसके बराबर होगा, ठीक। अब दोस्तों इसी को देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही आपका क्या होता है, ये आपका एक्चुअल में कौन सा है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वास्तव में ये आपका द्वितीय नियम है, ठीक है। लेकिन इसी को मॉडिफाई करके जो आपने पढ़ा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सबको पता है कि P इक्वल टू क्या होगा, mv। अब वैल्यू पुट करो, F एक्सटर्नल जब आप निकालोगे तो P तो आपका क्या आ गया बाहर, ठीक है, सॉरी P कह रहा हूँ बाहर आ गया, ये डेल्टा, ये mv मैंने इसकी वैल्यू रख दी अपॉन डेल्टा T। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे यहाँ कर देते हैं तो m बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आप सबको पता है क्या होता है, त्वरण, तो इसकी वैल्यू a है और इंटू m तो है ही f एक्सटर्नल। तो यही आपका निकल के आ जाता है जो फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में द्वितीय नियम ये नहीं है, एक्चुअल में द्वितीय नियम कौन सा है, ये। लेकिन आप लोग पढ़ते क्या हो, ये आप रिजल्ट पढ़ते हो, आप ये चीज़ नहीं पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं, बल, उसी को क्या कहते हैं, बल।
समय परिवर्तन की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं, बल। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे सदिश राशि देख लो कौन कौन सी है। देखो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश। यहाँ पे इस पे भी वेक्टर लगा दो, ये भी वेक्टर है। तो इस बात का ध्यान रखना कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश। यहाँ पे वेग था, ये भी सदिश था, ठीक है। मैं चाहूँ तो वेक्टर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब चलो दोस्तों जो काम की बातें हैं उस पर आते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। जो काम की बात है उस पर आते हैं, ठीक है। ये बातें सबको पता है। अब कुछ बातें देखते हैं। देखो जो सबसे बात इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आते हैं। बल का मात्रक, बल का मात्रक। अब 3 तरीके के मात्रक पढ़ेंगे हम। एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक, चलो पूरा ही लिख देते हैं, फिर सीजीएस मात्रक, ठीक है। बल का एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक और सी। तो एसआई मात्रक कौन सा होता है बल का, वो होता है न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। और एमकेएस क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे F इजिकल टू फॉर्मूला होता है m/a। मास का क्या है, kg। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों एक बात बतानी है, ये दोनों ही बराबर ही होते हैं। आप कहोगे कि इसी का तो आपने न्यूटन बोला, तो दोस्तों हाँ ये दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब इसके बाद आपका तीसरा जो सीजीएस आता है, तो ग्राम, बस सीजीएस में कुछ नहीं है, केजी की जगह ग्राम, मीटर तो रहेगा ही, और सेकंड, मीटर की जगह सॉरी क्या रहेगा, सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेकंड, यही रहेगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। एक बात और है दोस्तों, अगर आप करना चाहो तो देखो, जो कि एग्जाम में आती है कि ये किसके बराबर होता है। देखो अगर मैं कहना चाहूँ तो एक बात में यहाँ पे 2 बातें जो आप नोट करके लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जो कि ये कि बहुत बार आती हैं चीज़ें, ये बात आप नोट कर लो। एक बात ये हो गई, मतलब एम के एस आई वाला क्या होता है, बराबर। और जबकि एक डायन, ठीक, जो आपने पढ़ा होगा, ये किसका मात्रक है, सीजीएस में मात्रक है, किसमें, सीजीएस में, ठीक है। तो सीजीएस में ये किसके बराबर होता है, ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सीजीएस में। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग इस बात को, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ये पेपर में बहुत बार आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, सब भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। मैंने आपको मात्रक बता दी है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूटन और डायन में संबंध, जो कि पेपर में कई बार आता है। तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको सबको पता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, 1 न्यूटन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन। अब मेरी बात समझो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 न्यूटन को रहने दो यहीं का यहीं, जैसा का तैसा। अब इसको चेंज करो, केजी को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे दोस्तों तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपॉन में सेकंड स्क्वायर को तो रहने ही दो। अब आप दोस्तों देखो, 1 न्यूटन, ये कितना हो गया, 3 0 और 2 0, तो मतलब 10 की पावर 5, तो ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। और अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था, इसको क्या लिख सकता हूँ, डायन। क्या लिख सकता हूँ, डायन। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, जो रिलेशन निकल के आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपने देखा भी होगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। कितनी डायन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डायन के बराबर। लिख लो इसको दोस्तों जल्दी से आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा नियम है वो भी खत्म होता है न्यूटन का, ठीक है। चलो अब चलते हैं तीसरे नियम पर।
सबको समझ में आ रहा होगा, जितनी मेन बातें थी मैंने सब बता दी आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाइए न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अगर मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम है दोस्तों ये, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब आ जाओ दोस्तों, क्या है, एक्शन रिएक्शन है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, दोस्तों देखो एक बात याद रखो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना कहा जाता है कि कोई भी बल जोड़ों में कार्य करता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। फोर्स एग्जिस्ट या एक्ट्स इन पेयर, तो जो फोर्स है वो किस में कार्य करता है, जोड़ों में कार्य करता है। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई भी बल हो, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी बल हो, अगर जैसे वहां पर एक पेन रखा हुआ है, या मान लो ये पेन है, ठीक है, एक स्केच है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मेरा कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है इस पे, तो याद रखना दोस्तों, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, ये भी मुझ पर लगाएगा। अगर मैं एक दीवार को धक्का मार रहा हूं यहां पर, तो जितना फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूं, दीवार भी उतना फोर्स मुझ पर लगाएगी, ये बात याद रखना। इसी को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब हर चीज, हर एक क्रिया की एक क्या होती है, प्रतिक्रिया, हर एक क्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया। इसी को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, इस नियम के अनुसार, लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। क्या है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक क्या होती है, प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। इतनी बात सबको पता होनी चाहिए, इतनी बात तो सबको पता होनी चाहिए। एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। प्रतिक्रिया होती है जो कि क्रिया के ही बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करती है, विपरीत दिशा में कार्य करती है। मैं थोड़ा सा भूल गया था तो ये लिख दिया मैंने, करती है, लिखने में गलती हो गई थी, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख दिया। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एवरी एक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन, ये बात तो सबको बच्चे को पता होगी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं जिससे कि आपका ये खत्म हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, सबसे पहला एग्जांपल है तैरना। क्या करना, तैरना। जब दोस्तों हम तैरते हैं तो क्या होता है, हम तैर रहे हैं, ठीक है, तो हम पर जितना फोर्स हम पानी पे लगा रहे हैं हटाने के लिए, उतना ही फोर्स पानी हम पर वापस लगा रहा है, इसलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो तैरना, सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, तैरना। जब तैर रहे होते तो कौन सा फोर्स लग रहा होता है, हम पर एक्शन रिएक्शन का लॉ कार्य कर रहा होता है। वॉकिंग और रोड पर चलना, रोड पर चलना हम तभी चल पाते हैं जब एक्शन रिएक्शन का लॉ कार्य करता है। तीसरी बात, गोली चलाने पर या बंदूक चलाने पर, कह सकते हो बंदूक चलाने पर गोली का
आगे जाना व बंदूक का पीछे की ओर, बंदूक का पीछे की ओर झटका देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक्शन रिएक्शन का। जब हम गोली चलाते हैं तो गोली तो आगे जा रही होती है, पर जितने फोर्स से वो आगे की तरफ गई उतनी फोर्स से बंदूक क्या होती है? पीछे की तरफ। अगर आप जोर से कंधे से देखा तो कंधा टूट भी सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है टाइट पकड़ा जाता है बंदूक को, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन, इसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन, मतलब पीछे की ओर, ठीक। अगला जो लास्ट है आपका एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट, तो रॉकेट इसी नियम के हिसाब से जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ें पीछे की तरफ जितना फोर्स लगाता है उतना ही उसके आगे की तरफ फोर्स रखता है, रॉकेट भी आगे जाता है। अच्छा, जो लास्ट बात इसी में है, इन सबको मिलाकर इन सब, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहूँ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे नियम के, न्यूटन के तीसरे नियम के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तीसरे नियम के हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। और ये एग्जाम्पल हो सकते हैं और किसके हो सकते हैं? इसको एक और बोल सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियम के भी ये क्या है? उदाहरण है। संवेग संरक्षण के नियम के भी उदाहरण है। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि किसके उदाहरण है? संवेग संरक्षण के नियम के भी क्या है? ये उदाहरण है। संवेग संरक्षण का जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसके भी ये क्या हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन है तो ये बनना बुआ। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, खिलाड़ी कैच पकड़ता है, बॉल पीछे तरह जाता है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब इसी के साथ हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हुआ, जिसका नाम था मोशन। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, अगर आप चाहते हो कि इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कराए जाएं, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। और पर हमारा पहला चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है फिजिक्स का। अब हम कल मिलेंगे, कल एक्चुअली संडे है, तो परसों मिलेंगे मंडे को, ठीक है। तो मंडे को मिलेंगे तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉसिबली हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें, ठीक है, या फिर फिजिक्स का ही कोई अच्छा दूसरा चैप्टर ग्रेविटेशनल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ और हमारे साथ जुड़ो। थैंक यू।